हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हमने वादा किया था कि फिफ्थ सेम एसी मशीन का फर्स्ट यूनिट को हम अक्टूबर में स्टार्ट करेंगे, तो यह आपके यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें कि हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में देखेंगे, उसका इंट्रोडक्शन, उसका एडवांटेज और उसका डिसएडवांटेज। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में कि इसके बारे में क्या क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अभी के समय में जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एसी मोटर है वह थ्री फेज इंडक्शन मोटर है। मतलब कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर अभी के समय में एसी मोटर, जितना भी एसी मोटर है उस एसी मोटर में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मोटर जो है वो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है। इंडक्शन मोटर इज सिंगली एक्साइटेड एसी मशीन। यह जो इंडक्शन मोटर जो होता है वह सिंगली एक्साइटेड एसी मशीन होता है। जैसे कि जो भी कोई भी मोटर होता है तो मोटर का दो पार्ट होता है। फर्स्ट जो होता है वो होता है स्टेटर और सेकेंड जो होता है वो होता है रोटर। तो अगर सिंगली एक्साइटेड मतलब क्या है, या तो हम स्टेटर को एक्साइट करें नहीं तो हम रोटर को एक्साइट करें। जनरली जो होता है वो स्टेटर को ही, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्टेटर को ही एक्साइट करते हैं। लेकिन अगर देखिए, एक्साइटेशन दो तरह का होता है, एक सिंगली एक्साइटेड होता है, एक डबली एक्साइटेड होता है। तो सिंगली एक्साइटेड मतलब कि रोटर या स्टेटर दोनों में से एक को अगर हम एक्साइट करेंगे तो वो सिंगली एक्साइटेड होगा। लेकिन अगर हम दोनों को एक्साइट करते हैं तो उस केस में वो डबली एक्साइटेड एसी एसी मशीन हो जाता है। जैसे कि एक सिंक्रोनस मशीन, आगे आप पढ़िएगा तो उसमें पढ़िएगा सिंक्रोनस मशीन, जिसमें कि सिंक्रोनस मोटर और सिंक्रोनस जनरेटर होता है। तो वहाँ पर आप देखिएगा कि वहाँ पर हम स्टेटर से भी एक्साइट करते हैं उसको और रोटर को भी एक्साइट करते हैं। मतलब स्टेटर को भी एनर्जी देते हैं कुछ और कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो रोटर को भी देते हैं। इसीलिए यहाँ पर सिर्फ हम स्टेटर को देते हैं, इसीलिए इसको हम सिंगली एक्साइटेड मशीन एसी मशीन बोलते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, यह जो है थ्री फेज इंडक्शन मोटर यह ट्रांसफार्मर से सिमिलर है, ट्रांसफार्मर के बिल्कुल सिमिलर है। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस हो जाता है सिर्फ, और यहाँ पर यह जो है थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो है वह डायनेमिक या रोटेटिंग डिवाइस इसको कह सकते हैं। बस यही इन दोनों में अंतर है, लेकिन लगभग जो भी कॉन्सेप्ट है वो मिलता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का ट्रांसफार्मर से। देखिए क्या कर रहा है कि द एसी सप्लाई गिवन टू स्टेटर, स्टेटर पर हम एसी सप्लाई देते हैं एंड द रोटर रिसीव एनर्जी, इसका जो रोटर है वो एनर्जी रिसीव करता है स्टेटर पर के एनर्जी को बाय मीन्स ऑफ इंडक्शन, इंडक्शन के थ्रू। आगे इस पॉइंट को हम क्लियर करेंगे जब फिगर आपको दिखाएंगे तब। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए सिंक्रोनस मशीन, इसको हम ए सिंक्रोनस मशीन भी कहते हैं। ए सिंक्रोनस, यहाँ पर एक देखिए ये थोड़ा सा नया टर्म है। वैसे हम जब डीसी मशीन पढ़ाए तो वहाँ पर कुछ बताए थे सिंक्रोनस और ए सिंक्रोनस के बारे में, और इसको हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। इसको हम एन एस से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंक्रोनस स्पीड को। इसका वैल्यू जो होता है 120 एफ अपॉन में पी। ये सब जो पॉइंट है आगे आप पढ़िएगा तो धीरे धीरे करके समझ में आएगा। तो यहाँ और यही समझिए कि इसको हम ए सिंक्रोनस मशीन कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर रोटर का स्पीड एन आर जो है और एन एस दोनों जो है वह इक्वल नहीं हो सकता है। अगर यह एन आर और एन एस दोनों अगर इक्वल हो जाता है, मतलब स्टेटर का स्पीड और रोटर का स्पीड या सिंक्रोनस स्पीड और रोटर का स्पीड अगर सेम हो जाता है तो उस कंडीशन में इसको हम सिंक्रोनस मशीन कहते हैं, इसको हम सिंक्रोनस कहते हैं। लेकिन अगर अगर देखिए एन एस का वैल्यू बड़ा हो एन आर से, तो इस कंडीशन में इसको हम कहते हैं ए सिंक्रोनस मशीन। इसको क्या कहते हैं? ए सिंक्रोनस मशीन। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ कुछ पॉइंट इसका जो है आपको समझ में आ गया होगा, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस मशीन में क्या डिफरेंस है। मतलब कि सिंक्रोनस स्पीड और रोटर का स्पीड अगर इक्वल हो जाए तो उस कंडीशन में वह सिंक्रोनस मशीन होता है, और अगर सिंक्रोनस स्पीड का वैल्यू रोटर के स्पीड से ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में, या रोटर स्पीड का वैल्यू जो है वह सिंक्रोनस स्पीड से कम हो तो उस कंडीशन में उसको हम एसिंक्रोनस मशीन कहते हैं।
तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसको क्लियर कर लेते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहीं पर देखिए कि इट ऑपरेट ऑन ट्रांसफार्मर एक्शन, यह जो है वो ट्रांसफार्मर एक्शन पर ऑपरेट करते हैं। यहाँ पर जो देखिए हाईलाइट किया हुआ पॉइंट है, जो ब्लू से लिखा हुआ है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अब देखिए इसी पॉइंट को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि यह ट्रांसफार्मर एक्शन पर कैसे वर्क करता है। तो क्या कर रहा है कि स्टेटर बाइंडिंग इज कनेक्टेड टू सप्लाई। देखिए कोई भी इंडक्शन मोटर होता है तो उसका स्टेटर बाइंडिंग जो होता है वो सप्लाई से कनेक्टेड होता है। आगे हम फिगर से दिखाएंगे तो अच्छा समझ में आएगा। और वहाँ पर देखिए ये पॉइंट को हम पहले पढ़ देते हैं, आगे हम इसको फिगर से समझाएंगे। तो क्या है कि स्टेटर बाइंडिंग इज कनेक्टेड टू सप्लाई, सप्लाई से स्टेटर बाइंडिंग कनेक्टेड होता है। इज कॉल्ड प्राइमरी बाइंडिंग, जिसको कि हम प्राइमरी बाइंडिंग कहते हैं। सिमिलर टू ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी बाइंडिंग, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी बाइंडिंग और इंडक्शन मोटर में स्टेटर बाइंडिंग दोनों क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों से हम सप्लाई को इंटर करते हैं। तो प्राइमरी बाइंडिंग में हम ट्रांसफार्मर, प्राइमरी बाइंडिंग से हम ट्रांसफार्मर में एनर्जी को या करंट को अंदर करते हैं, इनलेट अंदर डालते हैं मशीन में। और स्टेटर बाइंडिंग से हम 3 फेज इंडक्शन मोटर या कोई भी इंडक्शन मोटर में करंट को अंदर की ओर इंट्रोड्यूस करते हैं। वही करा वेयर एज रोटर बाइंडिंग इज कॉल्ड सेकेंडरी बाइंडिंग। वहाँ पर देखिए वहाँ पर ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी बाइंडिंग जो होता है वो प्राइमरी बाइंडिंग से एनर्जी को रिसीव करता है, और यहाँ पर रोटर जो है वो स्टेटर से स्टेटर बाइंडिंग के करंट को रिसीव करेगा बाय इंडक्शन प्रिंसिपल, इंडक्शन प्रिंसिपल के मदद से। देखिए यहाँ पर लिखा गया है एज इट रिसीव एनर्जी फ्रॉम द स्टेटर बाय द इंडक्शन प्रिंसिपल, दस इंडक्शन मोटर मे बी टेकन है जनरलाइज ट्रांसफार्मर, इसीलिए इसको हम जनरलाइज ट्रांसफार्मर के रूप में ले सकते हैं। अब इसको देखिए हम फिगर के थ्रू आपको अच्छा समझाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये जो है वो क्या है, प्राइमरी बाइंडिंग है, और यहाँ पर ये स्टेटर पार्ट जो होता है ये भी प्राइमरी, इसको ये जो है स्टेटर, इसको हम प्राइमरी कह सकते हैं। क्योंकि देखिए इधर से हम ट्रांसफार्मर के केस में इधर से हम करंट को अंदर डालते हैं, और इसके केस में मोटर के केस में यहाँ से हम करंट को अंदर डालते हैं। तो दोनों का देखिए प्राइमरी जो है यहाँ पर करंट डालने का काम कर रहा है, यहाँ पर स्टेटर करंट डालने का, करंट अंदर लाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो हुआ वो हुआ एक सिमिलरिटी। दूसरा देखिए यहाँ पर जो यह करंट आया है, जो फ्लक्स बना वह लिंकअप करता है सेकेंडरी में जाकर, और यहाँ से जो यहाँ पर जब हम करंट देंगे तो यहाँ पर भी तो कॉइल है, तो यहाँ पर भी फ्लक्स जनरेट होगा, यह फ्लक्स जो है लिंकअप करेगा इस रोटर पर आके। तो देखिए दोनों में लगभग पॉइंट सिमिलर मिल रहा है, इसीलिए इसको कहता है कि यह जो है इंडक्शन मोटर वह एक डायनेमिक ट्रांसफार्मर कह सकते हैं, यह मतलब एक चलता फिरता ट्रांसफार्मर है, और यह जो है वो एक स्टैटिक ट्रांसफार्मर है। तो यही दोनों में सिमिलरिटी है, इसीलिए कहा जाता है कि जिसको ट्रांसफार्मर क्लियरली समझ में आ जाता है उसको मशीन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि उसी का बस थोड़ा मॉडिफाइड रूप यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब चलिए हम इसके एडवांटेज के बारे में देखते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है 3 फेज इंडक्शन मोटर का। तो सबसे पहले इसका एडवांटेज है कि यह सिंपल है और रिबॉस्ट है। मतलब सिंपल, इसका कंस्ट्रक्शन जो है बहुत ही सिंपल है, और रिबॉस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, एंड कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग रफ यूज, और रफ यूज के लिए यह कैपेबल है। रफ यूज में इसको हम यूज करना जैसे मन करे उस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, रफ एंड टफ होता है। नेक्स्ट है इट इज़ क्वाइट चीप इन कॉस्ट, इसका कॉस्ट जो होता है वो कम होता है, एंड रिलायबल इन ऑपरेशन, और ऑपरेशन में भरोसेमंद होता है। मतलब यह जब काम इससे हम काम लेते हैं तो यह भरोसेमंद है, इस पर भरोसा हम किया जा सकता है, और साथ ही साथ इसका कॉस्ट जो है वो सस्ता होता है अदर मोटर के कंपेरिजन में। नेक्स्ट है इसका मेंटेनेंस कॉस्ट लो होता है, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी लो होता है। मतलब इसका मतलब टाइम टू टाइम जो इसमें खराबियाँ आती है उसको मेंटेनेंस करने में कम कॉस्ट लगता है, या फिर खराबियाँ ही बहुत कम आती हैं। नेक्स्ट है द लॉसेस आर रीजनेबली स्मॉल, जब इसमें जो लॉसेस है वह कम होता है, बहुत ही कम होता है, जिसके कारण हेंस इट हैज सफिशिएंट हाई एफिशिएंसी, जिसके कारण कि इसका एफिशिएंसी ज़्यादा होता है। क्योंकि कोई भी चीज़ में अगर लॉसेस कम आएगा तो उसका एफिशिएंसी जनरली हाई हो ही जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज़ मोस्टली ट्रबल फ्री मोटर, यह जो है यह मोस्टली ट्रबल फ्री मोटर है, मतलब कि इसमें ट्रबल जनरली नाम मात्र के आता, मतलब ट्रबल इसमें जनरली आता ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज सिंपल टू स्टार्ट सिंस इट हैज सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट लिखा गया, यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क होता है, ठीक है। तो यही कहा है कि इट इज सिंपल टू स्टार्ट, इसको स्टार्ट करना सिंपल होता है, और क्योंकि इसके पास सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क होता है, लेकिन इसका जो सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो पुअर होता है एज कंपेरिजन टू अदर मीटर। तो वो जो पॉइंट है वो डिसएडवांटेज में आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा गया है वन ऑफ द मोस्ट डिसएडवांटेज ऑफ इंडक्शन मोटर इज दैट स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर आर डिफिकल्ट
सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट इसका डिसएडवांटेज यही है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का हम स्पीड कंट्रोल करना बहुत ही कठिन काम हो जाता है। इसीलिए अगर आपको अच्छा कंट्रोल स्पीड कंट्रोल का एप्लीकेशन के लिए यूज करना है तो उस केस में आप डीसी मोटर को यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ इंडक्शन मोटर, क्योंकि इंडक्शन मोटर के पास स्पीड कंट्रोल जो है बहुत ही दिक्कत होता है इसको स्पीड कंट्रोल करने में। तो अगर आपको स्मूथ स्पीड चाहिए तो उस कंडीशन में आप डीसी मोटर यूज कर सकते हैं एज कम्पेरिजन टू इंडक्शन मोटर। उसके बाद नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज है कि एट लो लोड पर पावर फैक्टर जो है इसका वो गिर जाता है, गिर जाता है, मतलब पावर फैक्टर इसका कम हो जाता है, जिसके कारण वेरी लो वैल्यू मतलब बहुत ही कम आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जब देखिए पावर फैक्टर जब गिरेगा तो इफिशियंसी ड्रॉप करेगा, और इफिशियंसी ड्रॉप होने के कारण क्या होता है कि उसका हायर कॉपर लॉस हो जाता है। अगर इफिशियंसी किसी का इस मशीन का अगर गिर जाता है, अगर इस मशीन का एफिशिएंसी गिर जाता है या इस मशीन का एफिशिएंसी कम जाता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर कॉपर लॉस बढ़ जाता है। अगर ये या इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर कॉपर लॉस बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर एफिशिएंसी इसका कम जाता है। और नेक्स्ट और सबसे लास्ट पॉइंट इसका है कि इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो पुअर होता है। हालांकि ये जो है इसमें सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क होता है, लेकिन वो स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही पुअर होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर हमारा सेशन अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर हमसे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कंस्ट्रक्शन और कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।